हरि दयाल सिंह जी, मेरे दोस्त अमरीश मिश्रा जी, स्टेज पर तशरीफ फरमा, मुकर्रर नसरात, बरादरान प्रेस, मेरे मीडिया के साथियों, मौजूद हाज़रीन, बहुत देर से बहुत उम्दा तकारीर आप सुनते चले आए हैं। अगर मुझे इजाजत हो तो मैं तकरीर न करूं, चंद जुमलों में अपने दिल की बात आपकी खिदमत में अदा करूं। आज के जलसे की कामयाबी में इस बात को मानता हूं कि अयोध्या से तशरीफ लाए मैं हरि दयाल सिंह जी भी यहाँ तशरीफ फरमाए और लखनऊ से तशरीफ लाए मौलाना फजलुर रहमान साहब भी यहाँ तशरीफ फरमाए। और जब आप नारे तकबीर की सदाएं बुलंद कर रहे थे उस वक्त महंत जी के कदम माइक की तरफ बढ़ रहे थे। शायद इस जमीन पर संगम की 174 फिजा दरिया के किनारे भी देखने को नहीं मिलते। ये वही अजीम मकसद था जिसके लिए मैं यहाँ आपके दरमियान हाजिर हुआ, दहशत गर्दी के खिलाफ और अमन का पैगाम लेकर। यही मिशन है आज हमारा और शायद आज हिंदुस्तान को इसी की सबसे ज्यादा जरूरत ये 20 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी। अमरीश मिश्रा बोलेगा तो 80 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी। और जब अमरीश मिश्रा और अजीज बरनी दोनों एक मंच से बोलेंगे तो इस मुल्क का 100 करोड़ अवाम जानेगा कि दहशतगर्द कौन है, दहशतगर्द की सच्चाई क्या है, इस मुल्क में आतंक कौन फैलाना चाहता है, आतंक का परवरदा कौन है। तवील तकारीर में आप दहशतगर्दी के बारे में बहुत सुन चुके, मगर मैं आजादी के बाद से आज तक के दहशतगर्दाना वाक़यात के चंद चेहरे चंद जुमलों में आपकी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। 15 अगस्त 1945 को मुल्क आजाद हुआ। आजादी की तारीख के हवाले से चंद जुमले बाद में बयान कर दूंगा, लेकिन 30 जनवरी को यानी 15 अगस्त के महज तकरीबन 4 महीने बाद महात्मा गांधी का कत्ल, आजादी के बाद सरजमीन हिंद पर पहला दहशतगर्दाना हमला था। और वो हमला था विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा और भगवा ब्रिगेड के एक कारकुन का, जिसने साबित किया कि उन्हें आजाद हिंदुस्तान को चाहिए, मगर एक ऐसा खून आलूदा हिंदुस्तान चाहिए जहाँ इत्तेफाक की बात करने वाला, अमन की बात करने वाला इस जमीन पर जिंदा रहने का हक नहीं रखता। इसी वक्त से शुरुआत हुई थी इस मुल्क में दहशतगर्दी की। आप कहते रहे, बिलखुसूस हमारे प्राइम मिनिस्टर बेजिंग बार बार अपने तकारीर में कहते रहे कि तमाम दहशतगर्द मुसलमान न सही मगर जितने दहशतगर्द पकड़े जाते हैं वो सब के सब मुसलमान हैं। शायद हिंदुस्तान की तारीख का उन्हें इल्म नहीं। 30 जनवरी 1948 के बाद भी हिंदुस्तान ने अपनी जिन मायनात शख्सियतों को दहशतगर्दाना हमले में खोया है उनका भी किसी मुसलमान के जान लेने से ताल्लुक नहीं था। याद करें, इंदिरा गांधी का कत्ल किसी मुसलमान ने नहीं, उन्हीं के मुहाफिजी दस्तों ने किया। उनके बाद राजीव गांधी का कत्ल कोयम्बटूर में नंदनी सिंह के जरिए, वो भी कोई मुसलमान खातून नहीं थी। उसके बाद पंजाब में बेन सिंह का कत्ल, ये तमाम वाक़यात साबित करते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। ये उन फिरका परस्त तंजीमों का मुसलमानों पर इल्जाम है जिसे बेनकाब कर रहे थे शहीद हिंद हेमंत करकरे और जिसके तार पहुंचने लगे थे हमारे अडवाणी और राजनाथ सिंह तक।
आप जिसे कहते हैं हिंदुस्तान की जमीन का 9/11, दरअसल वो 9/11 तो है, मगर उसकी दास्तान भी अमेरिका के 9/11 से कतई मुख्तलिफ नहीं है। जो मेरे अखबार के मुस्तकिल क़ारीन हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि गुज़िश्ता बरस तकरीबन 1 महीने तक एक पूरे सफ़े के मज़मून में मैं उस हकीकत को वाज़ेह करता रहा हूँ जो न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमले से ताल्लुक रखती है। अभी भी मेरे पास तकरीबन 1000 सफ़हात पर मुश्तमिल वो रिपोर्ट मौजूद है जो भी शाया नहीं हुई है। उससे ये साबित होता है कि वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमला न अल-कायदा ने किया था, न बिन लादेन उसके लिए जिम्मेदार है। मैं मुसलमान हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, उर्दू का जर्नलिस्ट हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ। ये वो सच है जिसको अमेरिका और इजराइल की जमीन पर बसने वाले हक पसंदों ने हम तक पहुँचाया है और मेरे अखबार की मार्फत वो सच आप तक पहुँचा है। उसी सच को चंद जुमलों में आपकी खिदमत में और कर देना चाहता हूँ ताकि आप जो 18 नवंबर को 9/11 अमल में आया उसकी हकीकत भी समझ सके। 9/11 2001 11 सितंबर को जो हमला सरजमीन अमेरिका पर न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमले की शक्ल में सामने आया, जिसके बारे में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने हमले के चंद मिनट बाद ही हिंदुस्तानियों की तरह ये कहना शुरू कर दिया कि इस हमले के पीछे अल-कायदा और बिन लादेन का हाथ है। दुनिया की बेहतरीन तंजीम करार दी जाने वाली CIA चंद मिनट पहले तक ये नहीं जानती थी कि वो हिंदुस्तान के वर्ल्ड ट्रेड टावर पर या अमेरिका में इतना बड़ा हमला होने वाला है, लेकिन चंद मिनट के बाद ही उन्होंने ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि इसके पीछे बिन लादेन है, इसके पीछे अल-कायदा है, जो कि सरासर झूठ था, झूठी कहानी थी। ठीक इसी तरह जैसा कि 18/11 को हिंदुस्तान में ताज और ओबेराय CST स्टेशन पर सामने आया, इसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। अगर पहले चंद वाकयात मैं अमेरिका के उसी बुनियादी 9/11 के ताल्लुक से आपकी खिदमत में करना चाहता हूँ। वर्ल्ड ट्रेड टावर की ये बिल्डिंग जिसका मालिक था लैरी सिल्वरस्टीन, जॉर्ज वाटर बुश का बेहतरीन दोस्त था, इस बिल्डिंग को महज 90 दिन पहले उसने 90 साल की लीज पर अपने दोस्त जॉर्ज वाटर बुश से लिया था। इसकी 88वीं मंजिल पर उसका अपना दफ्तर था। 9/11 को सुबह 10 बजे जिस दिन ये हमला हुआ उसी दिन सुबह 10 बजे एक खास डिपार्टमेंटल मीटिंग 88वीं मंजिल पर मुनक्किद की जानी थी, जिसे रद्द कर दिया गया। आपको अच्छी तरह याद होगा कि जितने भी यहूदी उस बिल्डिंग में काम करते थे वो तमाम के तमाम कारकुनान उस दिन छुट्टी पर थे। अगर उन्हें ये इल्म नहीं था कि कोई बड़ा हादसा पेश आने वाला है तो एक ही दिन इन तमाम कारकुनान के छुट्टी लेने का मकसद क्या है। अगर वो मालिक बिल्डिंग का ये अच्छी तरह नहीं जानता था कि आज ये बिल्डिंग तबाह हो जानी है, तो किसी बेगरज किसी खास वजह के बगैर उसने अपनी मीटिंग को कैंसिल क्यों किया। और भी चंद सवाल हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो डॉग स्क्वाड जो लिफ्ट के बाहर तैनात रहता था कि कोई आतिशगीर मादा लेकर इस लिफ्ट के जरिए बालाई मंजिलों तक न जा सके, उस डॉग स्क्वाड को हटा लिया गया। हिंदुस्तान के अंदर बिजली का चले जाना कोई बड़ी बात शायद नहीं होगी, मगर अमेरिका में चंद मिनटों के लिए भी बिजली का चले जाना बड़ी बात होती है। लेकिन एक हफ्ते पहले कई घंटों के लिए वहाँ बिजली नदारत कर दी गई। जो वजह मालूम की गई तो कहा गया कंप्यूटर नेटवर्किंग को दुरुस्त करना है। आज सारी दुनिया के लोग इतने तालीम याफ्ता तो है, कंप्यूटर से इतनी प्रैक्टिस तो करते हैं, वो
जानते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग को दुरुस्त करने के लिए बिजली का कनेक्शन मुनक़ता करने की जरूरत नहीं थी। दरअसल ये साजिश कुछ और थी। न तो ये वजह थी कि वो वहाँ कंप्यूटर नेटवर्किंग दुरुस्त करना चाहते थे, बल्कि वो अच्छी तरह जानते थे कि कोई हादसा रूनुमा होने वाला है और उसकी तैयारी बहुत पहले कर ली गई थी। ये CIA और मोसाद की चाल थी, जिसे रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने मुसलसल अपनी इशारों में शाया किया है और इंशाअल्लाह आइंदा भी शाया किया जाएगा, इसलिए कि ये सच्चाई भी अपने मुल्क के 26/11 के बहुत नजदीक है। जिस तरह जॉर्ज वाकर बुश का बेहतरीन दोस्त था लैरी सिल्वरस्टीन, जिसकी सलाह से ऐन मुमकिन है वो आतिशगीर मादा उन प्लस में पेवस्त कर दिया गया हो, जॉब स्प्रेड हटा दिया गया हो, ताकि कोई मशकूक शख्स बिल्डिंग के अंदर दाखिल न हो सके। आपने उन तस्वीर को टेलीविजन चैनल पर मुसलसल देखा होगा। अगर हवाई जहाज के धमाकों से टकराने से ये बिल्डिंग गिरती, अगर मैं इस माइक को बाईं तरफ से धक्का दूं तो दाईं तरफ गिरेंगे, और अगर दाईं तरफ से धक्का दूं तो बाईं तरफ गिरेंगे। लेकिन अगर इनके अंदर कोई आतिशगीर मादा हो तो मेरे हाथ लगाने के बाद ही ये कोलैप्स हो जाएंगे। आपने तमाम दोनों बिल्डिंगों को देखा होगा कि वो ऊपर से नीचे बैठती चली गई। अगर आतिशगीर मादा उनके पिलर्स में पेवस्त नहीं था, सिर्फ तैयारों के टकराने से गिरती, तो मैंने मैनहट्टन में न्यूयॉर्क के उस शहर की खास जगह पर जहाँ ये दोनों बिल्डिंगें वाक़ हैं खुद जाकर देखा है। दूसरी बिल्डिंगों से उनका मलबा टकराना चाहिए था। ये साजिश थी CIA और मोसाद की, ताकि तमाम दुनिया में इस्लाम को बदनाम किया जा सके। अल-कायदा और बिन लादेन के बहाने तमाम दुनिया में मुसलमानों को बदनाम किया जा सके, दो इस्लामी मुल्कों को तबाह किया जा सके, अफगानिस्तान और इराक को नेस्तो नाबूद किया जा सके, उसके बाद ईरान, सीरिया और पाकिस्तान को तबाह किया जा सके। इस तनाजुर में हमें सच्चाई को समझना होगा, तब हम अपने मुल्क में होने वाले दहशतगर्दाना हमलों को समझ सकेंगे। आज हम कहते हैं 26 नवंबर को मुंबई में दहशतगर्दाना हमला हुआ। हमलावरों की तादाद 10 थी। वो पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान के शहर कराची से आए थे। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ अगर 3 मिनटों हमारे समुद्री रास्ते के जरिए अगर कराची से मुंबई पहुंचा जाए तो पहले हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल होने के लिए गुजरात की सरहद में दाखिल होना होगा। फिर नरेंद्र मोदी को बताना होगा कि पाकिस्तान के दहशतगर्द मुंबई से पहले तो गुजरात आए थे, तुम बताओ तुम्हारी किस रेडार क्या कर रहे थे, तुम्हारा हिफाजती दस्ता क्या कर रहा था, क्योंकि ये कराची से आने वाले दहशतगर्द मुंबई में पहुंचे होंगे बाद में, पहले तो गुजरात आए थे। क्या ये तुम्हारे ही दावतनामे पर आए थे? इसलिए कि शहीद हेमंत करकरे ने अपनी जिंदगी में किए जाने वाले इंसाफात में ये वादे कर दिया था कि 3 करोड़ रुपया ISI से दिया था। इंग्रेज ने जो साबित करता है कि अगर पाकिस्तान की खुफिया तंजीम ISI से किसी के ताल्लुकात हैं तो मुसलमान नहीं, मैं उन्हें हिंदू भी नहीं कहूँगा, वो संघ परिवार के, वो वतन के दुश्मन लोग हैं जिनके चेहरे दिखा रहे थे शहीद हेमंत करकरे। मैं 27 नवंबर के बाद से ही इस बात के खिलाफ हूँ कि पाकिस्तान पर हमला किया जाए। इसकी कई वजह हैं। एक वजह तो ये है कि जो नजारा आपने दिखाया सारी दुनिया को, 61 घंटों तक आपके बयानात के मुताबिक पाकिस्तान से आए 10 दहशतगर्द 61 घंटे तक हमारे कमांडो
हमारी ATF, हमारी पुलिस, हमारी खुफिया तंजीमों से लोहा लेते रहे। महज 4 दहशतगर्द 6 मंजिला ताज की बिल्डिंग को तहस नहस करते रहे। वहाँ 300 से 600 में रखा। वहाँ जितने लोग ठहरे हुए थे वो चौपाटी तक पहुंचे। अगर पाकिस्तान के महज 10 दहशतगर्द मुंबई के अंदर 21 घंटे तक तबाही मचाते रह सकते हैं, वो इस तरह के इंसान है कि 21 घंटे तक न उन्हें भूख लगती है, न उन्हें कुछ खाने की जरूरत पड़ती है, न पानी की जरूरत पड़ती है, न जरूरियात से फारिग होने के लिए दातुल्ला जाने की जरूरत पड़ती है। वो टेलीविजन भी देखते रहते हैं, वो अपने आकाओं से टेलीविजन पर बात भी करते रहते हैं और वो गोली भी चलाते रहते हैं। तब हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसे मुल्क के दहशतगर्दों के साथ लड़ने के लिए कैसी पहुंच है। और उस वक्त हमें और ज्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि माजी की यादें हमारे साथ है। हमने पाकिस्तान से लड़ी हुई जंगें 1965 में भी जीती है, 1970 में भी जीती है। हम ऐसी जंगें फिर जीत सकते हैं, मगर हमें देखना होगा कि हमारी सपनों में क्या वीरत्व मौजूद है जो हमें ये जंग में जीत दिला सकता है। और सोच वक्त हमने अपनी फौज में कुछ पुरोहित और उपाध्याय भर्ती कर लिए हैं, उनके सहारे हम ये जंग कैसे जीतेंगे। इसलिए हम कहते हैं हमें पाकिस्तान से जंग नहीं लड़ना चाहिए, इसलिए नहीं कि हम पाकिस्तान के हमदर्द हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान में कबूल कर ले कि सारे दहशतगर्द हमारे हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान में कबूल कर ले कि दहशतगर्दी की साजिश कराची में रखी गई। हो सकता है कि पाकिस्तान की सरकार ये कबूल कर ले कि इसके अंदर ISIS शामिल है। हम लश्कर-ए-तैयबा समेत तमाम ऐसी तंजीमों को जो दहशतगर्दी बर्पा करती है सजा देंगे, मगर ये हमारे मसले का हल नहीं है। अच्छी बात है अगर पाकिस्तान अपने दहशतगर्दी के अड्डों को ठिकाने लगाता है, मगर इससे क्या हमारे मुल्क में दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, हमें इस पर भी सोचना होगा। आज हमारे पास सिर्फ एक जिंदा बचा हुआ शाहिद है, चर्च जीत गया है। मैं अजमल आमिर कताब की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि दिखाया हुआ है पुलिस का चेहरा और मैं कहता साथी हूँ गुजरात इसी रिसर्च में डूबा हुआ हूँ कि ऐसे बेशुमार चेहरे हमारे पुलिस के पास रहते हैं, जिनके पास रटा रटाया ऐसा स्क्रिप्ट होता है कि जब तक वो टीवी में टेलीविजन के चैनलों के लिए कैद न कर लिया जाए तब तक वो चेहरा मीडिया के सामने नहीं रखा जाता। मैं बात कर रहा हूँ उदैया की, उस मछुआरों की बस्ती में रहने वाली 43 साल खातून की, जिसका ताल्लुक सिवाय वतन से और वतन परस्ती से न दहशतगर्दों से है, न पुलिस के फरेब से है, न वो हुकूमत की गुलाम है, न भगवा ब्रिगेड की कारकुन है। उसे आज डिप्टी पुलिस कमिश्नर मारिया कहते हैं तो झूठ बोलती है। अगर मैं कहूँ मिस्टर मारिया झूठ तुम बोलते हो, झूठ उदैया नहीं बोलती है। अगर आज वो कह रही है कि FBI से बात करने के लिए उसे चोरी छुपे 3 रोज के लिए अमेरिका ले जाया गया और वहाँ उसका बयान रिकॉर्ड किया गया, तो उसे एकदम से झूठा करार देने से पहले आपको सोचना होगा कि उसके झूठ बोलने की वजह क्या है। फिर जब मैं इसकी कड़ियाँ मिलाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पार्लियामेंट में जब अब्दुल अंतुले बोलते हैं कि शहीद हेमंत करकरे की मौत के पीछे टेररिज्म के अलावा समथिंग प्लस कुछ और भी है, तो सिर्फ का फर्ज ताकतों के पसीने ही नहीं छूट जाते, हमारी सरकार के अंदर बैठे लोगों की गर्दनें भी झुक जाती है। हमें सोचना पड़ेगा जब हम बात करते हुए कि हमें एक सियासी ताकत बनना है, हाँ बनना है, मगर हमें देखना होगा कि अगर हम सियासी ताकत बनने के